सल्तनत एज एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन, सल्तनत कालीन प्रशासनिक दशा। सल्तनत कालीन प्रशासनिक दशा में क्या भाई देखेंगे आप लोग, तो प्रशासनिक दशा में प्रशासन के सर्वोच्च शिखर पर कौन था, प्रशासन के सर्वोच्च शिखर पर सुल्तान थे। सुल्तान जो भिन्न भिन्न सुल्तान रहते हैं, इनके शासन का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न रहता है। जैसे कि इल्तुतमिश रहते हैं, इल्तुतमिश सबसे पहले क्या कहते हैं, सबसे पहले उन्होंने कहा था अपने काजी मुगीसुद्दीन से कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, अतः हिंदुस्तान प्रशासन पूर्णतः इस्लामिक कायदे कानून से नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से क्या रहता है, शासन को फिजिबल तरीके से आगे बढ़ाते हैं। बलबन आते हैं बच्चों, तो बलबन राजत्व का सिद्धांत लेकर के आते हैं, स्वयं को जिल्ले इलाही कहते हैं, पृथ्वी पर ईश्वर की छाया कहते हैं। सुल्तान के पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए पैरों को चूमने की व्यवस्था, पायपोस और सजदा, सिर झुका के आने की व्यवस्था करते हैं। उससे आगे बढ़ा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, राजनीति को धर्म से पृथक करते हैं। फिर गयासुद्दीन तुगलक जो रहते हैं, फिर से परंपरागत व्यवस्था लाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक भी धर्मनिरपेक्ष शासन को बढ़ावा देते हैं, हिंदू त्योहारों को बड़ी उत्सुकता से मना रहे होते हैं। फिरोज शाह तुगलक जो है वो तुष्टीकरण की नीति लेकर के आते हैं, तुष्टीकरण की नीति में राजनीति को धर्म से जोड़ देंगे, उलेमा वर्ग की सहमति से शासन को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है आगे भी लोदी वंश रहते हैं, लोदी वंश जो है अफगानों के समर्थन से शासन चलाते हैं। तो सुल्तान शासन के सर्वोच्च शिखर पर होता है, परंतु सबके शासन करने का नजरिया जो है वो अलग अलग रहता है। आगे की कहानी बच्चों क्या है, तो आगे की कहानी है कि सर्वोच्च शिखर पर सुल्तान है, इनके कार्यों में सहयोग देने के लिए एक केंद्रीय मंत्री परिषद था, एक केंद्रीय मंत्री परिषद का गठन किया गया था। अब इस केंद्रीय मंत्री परिषद में कौन थे भाई, तो इस केंद्रीय मंत्री परिषद में एक बॉक्स बना लीजिए बच्चों, समय समय पर जो है प्रश्न वो पूछ रहे होते हैं। बॉक्स में ऐसे कर लेना है, इधर कर लेना है केंद्रीय विभाग और इधर कर लेना है प्रमुख, उस विभाग के प्रमुख ऑब्लिग संस्थापक कर्ता कौन थे। जैसे आज प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री को शासन में सहयोग देने के लिए वित्त मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, बहुत सारे भाई मंत्रालय हैं, बहुत सारे विभाग हैं। वैसे ही उस जमाने में भी था, प्राचीन काल में भी था, मौर्य काल में भी आपने देखा था केंद्रीय मंत्री परिषद होती है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो है सल्तनत काल में कौन कौन से विभाग हैं भाई, तो दीवाने आरिज है, दीवाने, ये लिख लीजिएगा आप, इसे मैं नहीं लिखाऊंगा। दीवाने आरिज क्या है, तो ये सैन्य विभाग है, सैन्य विभाग है। सैन्य विभाग की स्थापना किसने किया था, तो सैन्य विभाग की स्थापना जो है बलबन ने किया था। अगला बच्चों जो विभाग है वो कौन सा विभाग है, तो अगला जो विभाग है वो दीवाने आमिर को ही है। अगला विभाग जो है दीवाने आमिर को ही है। दीवाने आमिर को ही कौन सा विभाग रहता है, तो ये कृषि विभाग है, ये कृषि विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है। कौन इसके प्रमुख हैं भाई, तो इसके प्रमुख जो हैं मोहम्मद बिन तुगलक रहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक रहते हैं। आइए भाई अब आगे देखा जाए। अगला विभाग बच्चों जो है दीवाने रियासत है। अगला जो विभाग है वो कौन सा है, तो वो दीवाने रियासत है। दीवाने रियासत कौन सा विभाग रहता है, तो ये वित्त विभाग रहता है। फिनांस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ फिनांस है। किसने स्थापित किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला कौन है, तो अगले 3 विभाग हैं। दीवाने बंदगान है, दीवाने बंदगान गुलाम विभाग है। अगला जो है दीवाने इस्तिहाक है, दीवाने इस्तिहाक जो है पेंशन विभाग है। अगला जो है दीवाने खैरात है, दीवाने खैरात जो है
लोक कल्याण विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी है। इन तीनों विभागों की स्थापना किसने किया था? इन तीनों विभागों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवाने बंदगान, दीवाने इस्तिहाद, दीवाने खैरात, इन तीनों विभाग की स्थापना किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। आइए भाई, अब आगे हम लोग देखते हैं कि स्थानीय प्रशासन कैसे था। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ये देख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग, एक 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। अगली क्लास बेटा आप लोग में तो इकोनॉमिक्स चल रहा था शायद ना, जो शाम को मैं प्रहार बैच लेता हूं उसमें शायद केवल एक बैच चल रहा है, आप लोगों में तो शायद इकोनॉमिक्स चल रहा था। ये आपस में बात करते रहेंगे बच्चों, जो है ये। तो आप लोग कौन है? संकल्प 2026 ही है ना, कि आप लोग कुछ दूसरे हैं? इसमें और कोई बैच मर्ज हो गया है क्या? ये संकल्प 2026 ही बैच है बच्चों ने, जिसे संकल्प 2.0 शायद कहते हैं। अरे ये वही वाला बैच है ना जिसमें कह रहे थे सर कि संकल्प 2.0 ही तो है भाई ना, मतलब इसमें क्या 2.0 को ही 2026 कहते हैं ना। आइए जो है आगे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्थानीय प्रशासन क्या है। स्थानीय प्रशासन क्या है? सल्तनत कालीन जो है स्थानीय प्रशासन, केंद्र के नीचे क्या था? केंद्र के नीचे प्रांत था। प्रांत को सल्तनत काल में क्या कहते थे? इक्ता कहते थे। इक्ता के प्रमुख को क्या कहते थे? इक्ता के प्रमुख को इक्तादार कहते थे। आज बच्चों प्रांत का प्रमुख कौन है? प्रांत को राज्य कहते हैं, राज्य के मुखिया को क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं। उस जमाने में प्रांत को इक्ता का प्रमुख कौन था? इक्ता का प्रमुख इक्तादार था। अगला प्रांत के नीचे कौन है भाई? तो प्रांत के नीचे जिला है, आप सब लोग जानते हैं। प्रांत के नीचे जिला है। जिला को क्या कहते थे? जिला को सिक कहते थे। सिक के प्रमुख को क्या कहते थे? सिक के प्रमुख को सिकदार कहते थे। जिला के नीचे बच्चों ब्लॉक होता था। ब्लॉक को परगना कहते थे। परगना के प्रमुख को आमिल कहा जाता था। परगना के प्रमुख को आमिल कहा जाता था। ब्लॉक के नीचे गांव है, गांव को गांव ही कहते थे। और गांव के प्रमुख कौन होते थे? तो खुत हैं, मुकद्दम हैं और चौधरी हैं। खुत, मुकद्दम, चौधरी हैं। तो ये क्या हो गया? ये स्थानीय प्रशासन हो गया। इसे भी नोट कर लीजिए आप लोग। आइए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसे देख लेते हैं कि इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने किया। तो इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश जो है किसकी जगह पे इक्ता व्यवस्था लेकर के आते हैं भाई? तो प्राचीन भारतीय सामंती व्यवस्था की जगह इक्ता व्यवस्था को लाया गया। इक्ता व्यवस्था को लाया गया। अब बच्चों मुद्दे की बात यह है, प्राचीन भारत का अंतिम क्लास मैंने सामंती व्यवस्था ही करवाया था। सामंती व्यवस्था में आपने देखा था भूमिदान में दिया जाता था, वेतन के रूप में भूमिदान दिया जाता था। एक सामंत का जो पद होता था, जैसे कल आप लोग आईएएस बनेंगे तो आपका ट्रांसफर भी तो होता है भाई ना, साल 2 साल इस जिला में रहेंगे, फिर उसके बाद दूसरे जिला में ट्रांसफर होगा। आपका पद कैसा पद है? ट्रांसफरेबल पोस्ट है, स्थानांतरित पद है। प्राचीन कालीन जो सामंती व्यवस्था, इसमें स्थानांतरण नहीं होता था, जो सामंत जहां पे है वो वहीं पे रहेगा। इक्ता व्यवस्था में क्या था भाई? स्थानांतरण होता था। अगला बच्चों अंतर क्या है? उस सामंती व्यवस्था में जो भूमिदान दिया जाता था, सामंत उस भूमि का मालिकाना हक रखता था। सामंत उस भूमि का मालिकाना हक रखता था, क्योंकि हमेशा के लिए उसे वहीं पे रहना है, तो उसका भू राजस्व लेता था। इक्ता व्यवस्था में बच्चों क्या है? इक्ता व्यवस्था में भूमि का मालिकाना हक नहीं था, वो तो स्थानांतरण होता था। जो इक्तादार था, इक्तादार को भूमि का मालिकाना हक नहीं होता था, और वो केवल क्या करता था? वो केवल भू राजस्व जो वसूल होता था, केवल उसका हकदार होता था। सामंती व्यवस्था में बच्चों अगला अंतर है कि जो सामंत भू राजस्व वसूलता था, उसे केंद्र को नहीं भेजता था, उससे अपनी सेना होना रखता था। सेना को जब जरूरत होता था तो केंद्रीय राजा को सेना भेजता था। बीच बीच में वो अपना कुछ नजराना, कुछ पेशकश जो है केंद्रीय राजा को भेजता था। जबकि जो इक्तादार था, इक्तादार जो भू राजस्व की वसूली कर रहा है,
तो इकतादार बच्चों कोई साधारण पद थोड़ी है, पूरे प्रांत का प्रमुख है ना। तो पूरे प्रांत को, जैसे मान लीजिए आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, मध्य प्रदेश, बड़ा राज्य है, उतने बड़े राज्य को शासन को चलाने के लिए और भी प्रशासनिक पदों पे लोग रखे जाएंगे। तो एक जो मान लीजिए मुख्यमंत्री है, उसका पूरा उत्तर प्रदेश उसका है या पूरा मध्य प्रदेश उसका है, तो जितना भू राजस्व आ रहा है उसमें से हजारों कर्मचारियों को और रखा है, उसी भू राजस्व से उनको भी वेतन दे रहा है। साल में भी जितना भू राजस्व आया उसमें से जितना खर्च हुआ, एक साल में आया एक साल में खर्च हुआ, उसके बाद जो राशि बचती थी उसे फवाजिल कहते थे। उस फवाजिल राशि को केंद्रीय राजा को भेजना होता था, सुल्तान को भेजना होता था। सामंती व्यवस्था में यह सब नहीं था, कुछ भी भेजना नहीं था, बीच बीच में बस नजराना देना होता था। सामंत जो होता था अर्ध स्वतंत्र स्थिति रखता था, भाई केंद्र का राजा जैसे ही कमजोर हुआ सामंत अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देते थे। जबकि इक्तादार जो है वो अधीनस्थ, अर्ध स्वतंत्र नहीं होता था, अधीनस्थ कर्मचारी होता था। ये बेटा अंतर है। चलिए, तो प्रशासनिक व्यवस्था समाप्त हुआ। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया बेटा तो कमेंट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिए, नहीं आया तो बता दीजिए क्या नहीं समझ में आया। सल्तनत काल की प्रशासनिक दशा बेटा समाप्त हो गया। अब हम लोग कहां पे बढ़ेंगे? तो अब हम लोग जो है सल्तनत कालीन सामाजिक दशा की तरफ बढ़ा जाएगा। सल्तनत कालीन सामाजिक दशा। चलिए बेटा, ये कई क्लास चल रहा है तो धीरे धीरे कई सारे क्लास हो जाएंगे, परेशान ना होइए आप लोग। आइए, जो है सल्तनत कालीन सामाजिक दशा में सबसे पहला मुद्दा क्या है? समाज का स्वरूप कैसा था? तो समाज का जो स्वरूप है वो पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रणाली था। संयुक्त परिवार प्रणाली था। पैट्रियार्कल बेस्ड ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जो है, दिस वाज द मोड ऑफ सोसाइटी। अगला देखते हैं भाई, समाज का अगला मुद्दा क्या है? तो वर्ण व्यवस्था कैसा है? वर्ण व्यवस्था कैसा है? हिंदू समाज में बच्चों तो वही व्यवस्था चल रहा है। हिंदू समाज में परंपरागत रूप से 4 वर्ण थे। कौन कौन था भाई? ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं। ट्रेडिशनली देयर वर द 4 वर्णा इन द हिंदू सोसाइटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। अगला क्या है भाई? तो मुस्लिम समाज जो है जाति विहीन समाज है। उसमें जाति प्रथा नहीं था, कास्टलेस सोसाइटी थी, जाति विहीन समाज था। परंतु वैचारिक स्तर पर 2 भाग कौन थे भाई? शिया और सुन्नी हैं। शिया और सुन्नी में जो है ये बटे हुए हैं ऑन बिहाफ ऑफ आइडियोलॉजिकल बेसिस। शिया को प्रगतिशील माना जाता है और सुन्नी को बच्चों क्या माना जाता है? सुन्नी को रूढ़िवादी माना जाता है। वो दाढ़ी रखना, 5 वक्त के नमाज का जो है पाबंद होना, इस्लाम के सिद्धांतों को हूबहू मानना, ये किसका काम है भाई? ये सुन्नी वर्ग का काम है। औरंगजेब जो था वो सुन्नी मुसलमान था, मतलब इस्लाम को हूबहू मानने वाला, रूढ़िवादी तरीके से मानने वाला, 5 वक्त का नमाजी था। इसलिए हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा है, ख्यालात उसके ट्रेडिशनल हैं, कंजर्वेटिव हैं। अगला एक विभाजन बच्चों और है, मुस्लिम समाज का एक विभाजन जो है और देखने को मिलेगा। सामाजिक स्तरीकरण जो है, स्तरीकरण के आधार पर 3 भाग है। 3 भाग में कौन है भाई? तो पहला जो है उलेमा वर्ग है, दूसरा जो है उमरा वर्ग है और तीसरा जो है सामान्य मुस्लिम वर्ग है। कल कोई पूछ रहा था कि सर ये उलेमा किसे कहते हैं? एक बच्चों वो कहावत सुने हैं ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा रुताए फल होए। सब्र रखना है बच्चों, सब कुछ आपका होगा। कल एक विद्वान बैठे हुए थे भाई ना, तो मिला जुला करके क्या है, मिला जुला करके जो है असल में जो चीज आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख रहे होंगे वो मसला कहां का है? वो मसला जो है आर्ट एंड कल्चर का है, कला और संस्कृति का है। प्राचीन काल से 1-2 प्रश्न होता है, मध्यकाल से 1-2 प्रश्न होता है। लग रहा होगा सब खत्म हो रहा है, प्रश्न तो एक भी हो ही नहीं रहा है। सबसे ज्यादा प्रश्न बच्चों आधुनिक भारत से, उसके बाद कला और संस्कृति से। कला और संस्कृति जब शुरू होगा तो फटाफट जो है आप लोगों का क्वेश्चन भी स्थापत्य कला से प्रश्न पूछता है, चित्रकला से प्रश्न पूछता है, शास्त्रीय
या भारतीय नृत्य और संगीत कला से प्रश्न पूछता है। भारतीय धर्म जो है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भक्ति और सूफी आंदोलन, वहां से प्रश्न पूछता है। सोर्सेस से, स्रोत से प्रश्न पूछता है। साहित्यिक स्रोत है, उसमें धार्मिक स्रोत है, गैर धार्मिक स्रोत है। धार्मिक स्रोत में वैदिक ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य हैं, जैन धर्म से जुड़े हुए साहित्य हैं। विदेशी यात्रियों में जो है यूनानी यात्री हैं, चीनी यात्री हैं, अरबी यात्री हैं। अभी तो इतिहास शुरू हुआ है भाई ना, अभी तो बहुत कुछ आपका बचा है। तो आइए बच्चों, जो है क्वेश्चन बेटा ये सब यूट्यूब पे चलता रहता है, बैठ करके क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं करवाया जाएगा। आप लोग का संडे साइड टेस्ट होता है, उसके अलावा भी यूट्यूब पर आप देखेंगे, जैसे ही प्री का माहौल, अभी तो मेंस का माहौल चल रहा है, जैसे ही प्री नवंबर दिसंबर आना शुरू होगा, कोई ना कोई एक जो फैकल्टी हैं वो यूट्यूब पर किया जाएगा। तो ये उलेमा वर्ग कौन है भाई? उलेमा वर्ग जो हैं धार्मिक प्रमुख हैं। जैसे हमारे यहाँ पे ब्राह्मण वर्ग हैं, तो इस्लाम धर्म के जो मुखिया हैं, पुरोहित हैं, उन्हें उलेमा कहा जाता था। उमरा वर्ग बच्चों कौन है? तो प्रशासन के उच्च पदों पर, या इन्हें अमीर वर्ग भी कहते हैं। सामान्य मुस्लिम, आप समझ रहे हैं, कॉमन मुस्लिम। जैसे आप लोग क्या हैं? आप लोग अभी जो है कॉमन मैन हैं, कल बेटा आप लोग आईएएस बनेंगे। आईएएस बनेंगे तो आप कॉमन मैन नहीं रहेंगे। अगर मध्यकाल के अल्फाज में बात किया जाए, तो मध्यकाल के अल्फाज में अगर कहें तो आप अमीर वर्ग हो जाएंगे, उमरा वर्ग हो जाएंगे, एलिट सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो जाएंगे। जिस दिन बेटा आप लोगों का सिलेक्शन होता है, अगर आपके जिंदगी के इतिहास को लिखा जाए, आपके जीवन को इतिहास को देखा जाए, तो आपका जीवन का इतिहास आपका जीवन दो भागों में बढ़ जाता है। एक सिलेक्शन से पहले आप जो हैं भाई, बंटी हैं, अनु हैं, विमलेश हैं, सिद्रा हैं, पायल हैं, साजिया हैं, आप जो भी बेटा XYZ हैं, आपका जिंदगी एक सिलेक्शन के पहले की जिंदगी और दूसरा सिलेक्शन के बाद की जिंदगी। सिलेक्शन के पहले की जिंदगी बेटा जो अभी जी रहे हैं जीवन में, सब उसे क्या कहेंगे, सब समस्या ही समस्या है। एक 25-30 हजार का मोबाइल का हैंडसेट, मोबाइल फोन खरीदना है, टेंशन है, चीज का वो है। कल आप आईएएस बनेंगे बेटा, तो आज आम है, कल खासम कोई पूछता नहीं होगा, या पूछता भी होगा तो वो गर्मजोशी नहीं होता होगा। सिलेक्शन के बाद एक बार आप वोट पे ही लेने पहुंच जाएंगे, अमीर वर्ग हो गए आप, उमरा वर्ग हो गए। तो दिस वाज व्हाट? दिस वाज द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी that was divided in 3 groups. The first one was ulama group, second one was umra group, and the third one was the common muslim group. आइए बच्चों, अब समाज में आगे बढ़ें। तो समाज का स्वरूप हो गया, वर्ण व्यवस्था हो गया। अगला मुद्दा क्या है? तो अगला मुद्दा जो है महिलाओं की स्थिति जो है, महिलाओं की स्थिति कैसी थी? कंडीशन ऑफ वुमेन कैसा था? तो जो महिलाओं की स्थिति है वो कैसी है सल्तनत काल में? तो वो मिश्रित स्थिति है, मिश्रित स्थिति था। मिश्रित मतलब बच्चों क्या होता है? मिक्स्ड कंडीशन है। मिक्स्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है? कुछ अच्छा, कुछ बुरा। यू विल गेट द सम इंस्टेंसेस ऑफ द कंडीशन ऑफ वुमेन्स इट वाज प्रीटी गुड, ऑन द अदर हैंड यू विल गेट एम्पल नंबर ऑफ एग्जांपल दैट प्रूव दैट द कंडीशन ऑफ वुमेन इट वाज बैड। मिश्रित है बच्चों, तो यहां पे हम लोग क्या देखते हैं? अच्छी दशा के उदाहरण और महिलाओं की जो बुरी स्थिति है, बुरी स्थिति का उदाहरण देखते हैं। जो अच्छी दशा के उदाहरण है भाई, इसमें क्या है? तो इसमें जो है रजिया सुल्तान क्या है? रजिया मध्यकाल की प्रथम मुस्लिम शासिका हैं, प्रथम मुस्लिम शासिका हैं। मतलब महिलाएं अब क्या हो रही हैं? महिलाएं अब शासिकाएं हो रही हैं। रुद्रम्मा देवी जो हैं, रुद्रम्मा देवी काकतीय वंश की शासिका थी। काकतीय वंश बच्चों कहां पे था? वारंगल के काकतीय, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था, जो आज का आंध्र तेलंगाना का क्षेत्र है। इसके अलावा चालुक्य वंश में 1/3 महिला शासिका थी, 1/3 महिला शासिका थी। आइए भाई इसी लगे हाथ देख लिया जाए, बुरी स्थिति के कौन से उदाहरण हैं? महिलाओं की स्थिति बुरी है, इसके कौन से उदाहरण हैं? तो बाल विवाह था, बहु विवाह था, पर्दा प्रथा था। पर्दा प्रथा, हिंदू समाज में पर्दा प्रथा, उनके में हिजाब शायद कहा जाता है, हिजाब की प्रथा थी। अगला जो है सती प्रथा है, या सामूहिक रूप से कर रहे हैं तो जौहर प्रथा है। ये सारी बच्चों क्या हैं? ये सारी जो हैं बुरी स्थिति के उदाहरण हैं। एक अच्छी स्थिति में और दे सकते हैं, विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन था, पुनर्विवाह का प्रचलन था। देयर वेयर द सम एग्जांपल्स ऑफ विडो रीमैरिज। अगर विधवा का विवाह हो जाए बेटा, समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने का मौका मिल जाए, तो उसे क्या है? उसे जो है अच्छी स्थिति का उदाहरण मानेंगे।
तो बहु विवाह मतलब होता है बेटा एक पुरुष अगर कई महिलाओं से विवाह करे वो बहु विवाह है। तो ऐसा समाज में महिला कैसी समझी जाएगी? महिला भोग विलास की विषय वस्तु समझी जाएगी। तो चलिए जो है ये बहु विवाह, इसे पोलीगेमी कहते हैं। आइए जो है बेटा तो आगे बढ़ते हैं और अगला मुद्दा हम लोग देखते हैं, दास प्रथा कैसा है, दासों की स्थिति कैसी है, दासों की दशा कैसा है। तो दासों की दशा अधिकांशतः अच्छा था, अधिकांशतः अच्छा था। क्यों भाई? दास का तो मतलब हो गया भाई गुलाम है, गुलाम को क्या उनकी दशा कैसी कैसे अच्छी हो सकता है? तो सल्तनत काल में दास क्या होते थे? सल्तनत काल में दास सर्वोच्च पद सुल्तान तक पहुंचे थे। इसका उदाहरण ही बच्चों क्या है कि एक दास अगर सुल्तान बन जाए तो उससे अच्छी दशा दासों के बारे में हम क्या कर सकते हैं भाई? सबसे बड़ा एग्जाम्पल गुलाम वंश है। गुलाम वंश में ऐबक भी गुलाम है, इल्तुतमिश भी गुलाम है, बलबन भी गुलाम है। तुर्काने चहलगानी तो 30 साल तक तांडव ही कर रहा था। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है ये दासों की स्थिति है। चलिए बेटा दिनेश जो है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। दिनेश कह रहे हैं कि सर मैंने आज तक कई टीचरों से पढ़ा है लेकिन आप जैसा आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया है। तो कल भी बेटा एक थे, उनको भी हैं कि नहीं है जो है, उन तक भी ये मैसेज पहुंचाइए जो है। चलिए बेटा ममता, आज आप बहुत दिनों के बाद आज क्लास में दिख रही हैं। तो ये केवल आप भारतीय इतिहास में देखेंगे, मुगलों के समय में भी दास को इतना ज्यादा अवसर नहीं मिला कि वो शासन के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। केवल सल्तनत काल में ही दास जो थे वो क्या थे? वो किंग मेकर थे, राजा कौन होगा ये दास डिसाइड करते थे। अगला बच्चों क्या है? अगला जो है सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर होते थे, सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर थे। जैसे कि क्या है भाई? जैसे कि तुर्काने चहलगानी है, इसके साथ साथ जो है मलिक काफूर हैं। मलिक काफूर क्या हैं? अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत को का अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने ही किया था। तो ऐसे में क्या है भाई? ऐसे में जो है अब आगे बढ़ते हैं भाई। दासों की भी स्थिति हो गया, महिलाओं की भी स्थिति हो गया। अब अंतिम मुद्दा क्या? अच्छा, एक इसमें दासों में अच्छी स्थिति है, एक और जोड़ लीजिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक ने गुलाम विभाग की स्थापना किया था। गुलाम विभाग की स्थापना किया था। गुलाम विभाग क्या था? गुलाम विभाग जो है दीवाने बंदगान था, दीवाने बंदगान था। अंतिम मुद्दा बच्चों क्या है? अंतिम मुद्दा जो है समाज में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, शिक्षा व्यवस्था कैसा है। तो एक हिंदू समाज है, हिंदू समाज में मंदिर प्रारंभिक शिक्षा के मंदिर हैं या घटिका हैं और गुरुकुल हैं, ये सब क्या थे? प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र थे, शिक्षा के केंद्र थे। मुस्लिम समाज में प्रारंभिक शिक्षा कहां पे था भाई? तो मुस्लिम समाज में मदरसा है, मकतब है, ये क्या है? ये प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र हैं। जो प्राइमरी एजुकेशन है, सरकारी स्कूल से कोई पढ़ा है? तो सरकारी स्कूल से बेटा कोई पढ़ा है? सरकारी स्कूल में बेटा एलकेजी यूकेजी नहीं, हम लोग के बचपन में गदहिया गोल कहते थे। आज जिसे आप लोग एलकेजी यूकेजी कहते हैं, उस जमाने में क्या है? उस जमाने में जो है गदहिया गोल कहते थे। मुख्यमंत्री बन जाऊं या किसी डिसीजन मेकिंग उस पर आ जाऊं, स्कूल बेटा बहुत एडवांस हो गया। हम लोग के जमाने में पटरी से पढ़ाई की है। पटरी जो है लकड़ी का एक तख्ता होता था। अब आप लोग तो बेटा वो जनरेशन ही नहीं होंगे। वो पहले गांव में कच्चे मकान में दिया जलता था, तो दिया जो ताखे पे रखा जाता था उसे ढिबरी कहते थे। ऊपर जो कालिक होता था, उस कालिक से उस पटरी को पॉलिश किया जाता था। तो उसको लेकर के फिर एक दुधिया होता था, दुधिया मतलब चौक समझ लीजिए, उसको लेकर के हम लोग स्कूल जाते थे। और डंठल, जो गोभी का डंठल होता था, गोभी का डंठल देख रहे हैं ना, उससे जो लिखा होता था उससे उसको मिटाते थे। या एक सोख्ता होता था, सोख्ता मतलब उसे क्या, जिसमें पानी सोखता है, उस सोख्ता में बेटा अगर मान लीजिए गोभी का मौसम नहीं है तो सोख्ता से उसे वो करते थे, साफ करते थे। और निब पेन से लिखे हैं हम लोग के बचपन में। सुलेखन, हम लोग के गुरुजी सुलेखन करवाते थे, उनके गुरुजी की देन है। तो ये वाले बॉल पेन जिससे आप लोग लिखते हैं उससे नहीं होता था, वो एक इंक आता था, सीसी में इंक, इंक मतलब की स्याही आती थी। और एक निब होता था, निब जो है उससे उसमें बोर बोर के, स्याही में बोर बोर के सुलेखन किया जाता था। और आज वाले गुरुजी थोड़े थे, हम लोग वाले गुरुजी कभी बचपन में आप लोग के, आज तो कानूनी अपराध है, अगर आप बच्चों को मार दिए तो कानूनी अपराध है। हम लोग के गुरुजी बेटा इतना मारते थे कि पीठ जो है लाल हो जाता था।
तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है कि जो भी हम लोग हैं, हम लोग के गुरुजी लोगों का योगदान है कि आज आईएएस का बैच हम लोग पढ़ा रहे हैं भाई। तो वो दिन जो थे, हाँ बेटा श्वेता करिए कि वो दिन आप लोग भी पढ़े हैं क्या भाई? आप लोग भी ये व्यवस्था देखें अपने बचपन तो होता था, या पटरी जो होता था वो दूसरा चीज होता था। तो चलिए बेटा, बड़े खुशनसीब हैं। अब आप इतिहास में अंतिम पीढ़ी होंगे। जब इतिहास बेटा लिखा जाएगा तो आप अंतिम पीढ़ी होंगे जिन्होंने ये व्यवस्था देखा है, पटरी वाला व्यवस्था देखा है, जो ढिबरी का कालिक है उससे पॉलिश वाला देखा है। कैंची साइकिल को बेटा जो सीखते थे ना, घुटना फूट जाता था। वो पहले कैंची सीखते थे। कैंची मतलब साइकिल, उस जमाने वाला साइकिल आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं? उस पे हाथ, एक हाथ से हैंडल पकड़ना था, बीच में दोनों पैर रख के चलाना सीखना था। वो सब हम लोग अंतिम जनरेशन है बेटा। इतिहास में याद रखा जाएगा कि अंतिम कौन था, तो अंतिम हम ही लोग थे। आइए, तो हर जमाने में प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र अलग अलग रहा है। उस जमाने में प्रारंभिक शिक्षा हिंदू समाज में मंदिरों में प्रारंभिक शिक्षा दिया जाता था, घटिका में दिया जाता था। अगला जो है गुरुकुल में दिया जाता था। मुस्लिम समाज में जो है या मदरसा और मकतब में दिया जाता था। तो ठीक है बेटा, तो सब आप लोग समझ ही रहे हैं। तो चलिए, जो है यहां पर क्या है, यहां पर कुछ उच्च शिक्षा के केंद्र थे, जैसे कि पेशावर था, लाहौर था, दिल्ली था, बनारस था, उज्जैन था। यहां पे उच्च शिक्षा दी जाती थी। सामाजिक दशा भी बेटा समाप्त हुआ। अब अंतिम मुद्दे की तरफ हम लोग, अंतिम मुद्दा बाद में अब देखेंगे, अब नोट्स बना लीजिए। अब एकमात्र मुद्दा बचा है, वो है सल्तनत काल की आर्थिक दशा। उसे हम लोग बाद में, पहले नोट्स बना लेते हैं, फिर बाद में वो करेंगे। तो हाँ बेटा, कहानी में आप लोग को सुनाया जाएगा। और हाँ, गुरु जी लोग जब अगर डांटते थे, डांटते नहीं थे बेटा, वो आप लोग बचपन में पढ़े हैं, रामा रामऊ रामा, ये वाला बचपन में आप लोगों के भी था। लता लतू लता कुछ कैसे करके, वो 3 रूप होता था। रमभ्याम रमभ्यामी कुछ ऐसे करके होता था। हम लोग के बचपन में सर नहीं कहते थे, हम लोग के बचपन में जो है पंडित जी कहते थे, सर लोगों को बाबू साहब कहते थे। लता का रूप होता था जिसपे हम लोग बैठते थे, टेक होता था तो बाल पकड़ के ही झुला देते थे। उस जमाने स्कूल की व्यवस्था उस जमाने भाई अप टू डेट है कि देख के लगता ही नहीं है कि अपनी प्रशासनिक दशा बेटा यही है। मतलब मैं फिर से बोल के वही लिखवाऊंगा, आप सामाजिक दशा पे सीधे आ जाइए। ये मैंने कहा था कि आप लोग नोट कर लीजिए, तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। सल्तनत काल की बेटा प्रशासनिक दशा यही है। अगर नहीं नोट किए हैं तो बाद में इसी को देख करके नोट कर लीजिएगा, बस इतना ही है। यहां से हम लोगों ने शुरू किया था। प्रशासन के सर्वोच्च शिखर पर सुल्तान थे, इनके कार्यों में सहयोग देने के लिए केंद्रीय। फिर इसके बाद इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। तो ये हो गया है बच्चों, ये आप लोग कर लेंगे, यही देख करके मुझे बोलना है। अगला हेडिंग दे दीजिए। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के लिए अगर आप लोग फाउंडेशन बैच वाले हैं, तो फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं तो आप लोग वो ले लीजिए, घटना चक्र आता है। ये मुझे लग रहा है अमेजोन पे भी मिल जाएगा आपको, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे भी सर्च करेंगे, घटना चक्र का इतिहास आएगा, इतिहास पूर्वाविलोकन। तो सारे सब्जेक्ट का अलग अलग आता है, इतिहास का मोटा सा होगा। तो इतिहास पूर्वाविलोकन ले लीजिए। उसमें टॉपिक वाइज आईएएस और पीसीएस दोनों का क्वेश्चन दिया है। तो आप लोग को बेटा अपीयर होना है 26 में। आईएएस पीसीएस दोनों मिला के, जैसे मान लीजिए सल्तनत काल हम लोग खत्म किए, सल्तनत काल से कम 150-200 प्रश्न होगा, जो पिछले 32 सालों में, पिछले 32 सालों में 8 पीसीएस परीक्षा और आईएएस एग्जाम में पूछा गया है। सल्तनत काल खत्म कर लिए, 150 क्वेश्चन, अगर मान लीजिए 200 क्वेश्चन सल्तनत काल से पूछा है, 2 घंटा आपको लगेगा, 2 घंटा नहीं, 3-3.5 घंटा के आसपास में लगेगा। जब भी सॉल्व कीजिएगा तो उसके नीचे 4-5 लाइन का एक्सप्लेनेशन दिया है, तो उस एक्सप्लेनेशन को भी आपको करना है, ठीक है। आइए बच्चों, लिखिए, हेडिंग दे दीजिए सल्तनत काल की सामाजिक दशा। देखिए, सल्तनत काल में समाज का स्वरूप, सल्तनत काल में समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार प्रणाली था। सल्तनत काल में समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार प्रणाली था। फुल स्टॉप। सल्तनतकालीन समाज मुख्यतः, सल्तनतकालीन समाज मुख्यतः 2 भागों में विभक्त था, 2 भागों में विभक्त था। डैश देकर के हिंदू समाज और, मुख्यतः 2 भागों में विभक्त था, डैश देकर के हिंदू समाज और मुस्लिम समाज, हिंदू समाज और मुस्लिम समाज। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए। अगला बच्चों देखिए, हिंदू समाज परंपरागत रूप से, हिंदू समाज परंपरागत रूप से चतुर्वर्ण व्यवस्था पर ही आधारित था। हिंदू समाज परंपरागत रूप से चतुर्वर्ण व्यवस्था पर ही आधारित था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग प्रमुख थे। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए। हालांकि मुस्लिम समाज, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, हालांकि मुस्लिम समाज
एक जाति विहीन समाज था, एक जाति विहीन समाज था तथा एक जाति विहीन समाज था तथा जाति विहीन समाज था, परंतु तथा नहीं परंतु विचारात्मक स्तर पर या विचारधारा के स्तर पर यह समाज विचारधारा के स्तर पर यह समाज दो भागों में विभक्त था, दो भागों में विभक्त था। डैश देकर के सिया ब्रैकेट में प्रगतिशील वर्ग और सुन्नी ब्रैकेट में रूढ़िवादी वर्ग, सिया ब्रैकेट में प्रगतिशील वर्ग कॉमा सुन्नी ब्रैकेट में रूढ़िवादी वर्ग। नेक्स्ट, मुस्लिम समाज में अस्तरीकरण देखने को, मुस्लिम समाज में अस्तरीकरण देखने को मिलता है, अस्तरीकरण देखने को मिलता है। डैश देकर उलेमा वर्ग, उलेमा वर्ग उसके सामने लिख लीजिए धार्मिक प्रमुख वर्ग, धार्मिक प्रमुख वर्ग। लाइन चेंज करके उमरा वर्ग, उमरा वर्ग ब्रैकेट में शासन में उच्च पदों पर, शासन में उच्च पदों पर बैठे व्यक्ति, उच्च पदों पर बैठे व्यक्ति तथा सामान्य मुस्लिम, तथा सामान्य मुस्लिम। उसके नीचे बच्चों हेडिंग दे दीजिए महिलाओं की दशा। हदीस बेटा ये जैसे कुरान होता है वैसे ही हदीस बड़ा ही पवित्र ग्रंथ है इस्लाम का जो है। कुरान और हदीस जो है ये दो पवित्र ग्रंथ हैं, या इन्हीं पर आधारित जो, जैसे हमारे यहाँ पर मनुस्मृति जो है, हमारी सामाजिक व्यवस्था मनुस्मृति पुराण और अन्य स्मृतियों पर आधारित है, वैसे ही मुस्लिम समाज जो है कुरान और हदीस की जो व्याख्याएं हैं उस पर आधारित है। महिलाओं की दशा लिखिए, सल्तनत काल में महिलाओं की दशा मिश्रित थी, महिलाओं की दशा मिश्रित थे, अर्थात महिलाओं के कुछ अच्छी दशा के उदाहरण, अर्थात महिलाओं के कुछ अच्छी दशा के उदाहरण, तो कुछ बुरी दशा के उदाहरण देखने को मिलते हैं, तो कुछ बुरी दशा के उदाहरण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, सल्तनत काल में महिलाएं शासन के सर्वोच्च पदों पर, शासन के सर्वोच्च पदों पर देखने को मिलती हैं, शासन के सर्वोच्च पदों पर देखने को मिलती हैं। फुल स्टॉप। रजिया सुल्तान मध्यकाल की प्रथम, रजिया सुल्तान मध्यकाल की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी, मध्यकाल की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। फुल स्टॉप। रुद्रम्मा देवी वारंगल के काकतीय वंश की शासिका थी, रुद्रम्मा देवी वारंगल के काकतीय वंश की शासिका थी। इसी प्रकार चालुक्य वंश में एक तिहाई महिलाएं शासिका थीं, इसी प्रकार चालुक्य वंश में एक तिहाई महिलाएं शासिका थीं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, समाज में विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन था, समाज में विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन था, परंतु इसके साथ ही पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह तथा महिला दासों का प्रचलन देखने को मिलता है, महिला दासों का प्रचलन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, सल्तनत काल में दासों की स्थिति अच्छी थी, सल्तनत काल में दासों की स्थिति अच्छी थी। फुल स्टॉप। दासों को उनकी योग्यता के आधार पर, सल्तनत काल में दासों की दशा अच्छी थी, दासों को उनकी योग्यता के आधार पर उच्च पद प्रदान किए जाते थे, उनकी योग्यता के आधार पर उच्च पद प्रदान किए जाते थे। तथा कुछ दास तो शासन के सर्वोच्च पद सुल्तान तक पहुंचे थे, शासन के सर्वोच्च पद सुल्तान तक पहुंचे थे। सकलोत्तर पथनाथ बेटा हर्षवर्धन की उपाधि थी, सकलोत्तर पथनाथ किसी की उपाधि फिर दोबारा नहीं मिलता है। पाल वंश के एक शासक थे, उनकी सकलोत्तर पथनाथ उपाधि नहीं था, मैंने लिखवाया था, उनकी दूसरी उपाधि थी। कुछ दास तो शासन के सर्वोच्च पद सुल्तान तक पहुंचे थे। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के दास मलिक काफूर ने दक्षिण भारत का विजय अभियान किया था, मलिक काफूर ने दक्षिण भारत का विजय अभियान किया था।
नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने दास विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया था। फिरोज शाह तुगलक ने दास विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया था। हेडिंग दे दीजिए शिक्षा व्यवस्था। हेडिंग दे दीजिए शिक्षा व्यवस्था। देखिए, हिंदू समाज में प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र के रूप में मंदिर घटिका और गुरुकुल थे। तथा उच्च शिक्षा महाविद्यालयों में दिया जाता था। नेक्स्ट, मुस्लिम समाज में प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र मदरसा थे। तथा उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों में दिया जाता था। नेक्स्ट, सल्तनत काल में उच्च शिक्षा के केंद्र, फिर से बेटा सुनिए, सल्तनत काल में उच्च शिक्षा के केंद्र बनारस, आगरा, लाहौर एवं पेशावर था। फुल स्टॉप। संभ्रांत वर्ग की हिंदू और मुस्लिम महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार था। संभ्रांत वर्ग के हिंदू और मुस्लिम महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार था। अब बेटा इसी लगे आर्थिक दशा लिख लीजिए, 10 मिनट में समझा दूंगा। हेडिंग दे दीजिए सल्तनत कालीन आर्थिक दशा। उसके नीचे हेडिंग दे दीजिए कृषि की दशा। लिख लीजिए ना, 10 मिनट में समझा दूंगा। कृषि की दशा। देखिए, सल्तनत काल में कृषि की दशा बहुत अच्छी थी। तथा भूमि के कुल 3 प्रकार थे। डैश देकर खालसा भूमि के कुल 3 प्रकार थे। डैश देकर खालसा भूमि, ब्रैकेट में केंद्र के अधीन भूमि, कॉमा इक्ता भूमि, ब्रैकेट में प्रांतीय भूमि, तथा दान में दी गई भूमि। नेक्स्ट, हेडिंग दे दीजिए भू राजस्व व्यवस्था। देखिए, सल्तनत काल में भू राजस्व निर्धारण के 3 प्रणालियां थी। भू राजस्व निर्धारण की 3 प्रणालियां प्रचलित थी। डैश देकर के लाइन चेंज खालसा भूमि, 3 प्रणालियां प्रचलित थी। डैश देकर के लाइन चेंज बटाई पद्धति, ब्रैकेट में कर लीजिए अनुमान आधारित व्यवस्था था। दूसरा कीजिए मसाहत पद्धति, ब्रैकेट में कीजिए भूमि माप के आधार पर। मसाहत पद्धति, ब्रैकेट में भूमि माप के आधार पर। लाइन चेंज मुक्तई पद्धति, ब्रैकेट में अनुमान एवं माप दोनों व्यवस्था। मुक्तई पद्धति, अनुमान एवं भूमि माप दोनों व्यवस्था इस क्षेत्र में प्रचलित था। अनुमान एवं भूमि माप दोनों व्यवस्था इस क्षेत्र में प्रचलित था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक पृथक कृषि विभाग दीवाने आमिर कोही का गठन किया था। तथा किसानों को ऋण का प्रावधान सौंधार या तकाबी ऋण के रूप में किया था। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। हेडिंग दीजिए फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था।
हेडिंग दे दीजिए सल्तनत कालीन उद्योग। सल्तनत कालीन उद्योग। ठीक है, सल्तनत काल में दो प्रकार के उद्योग प्रचलन में थे। सल्तनत काल में दो प्रकार के उद्योग प्रचलन में थे। डैश देकर के राबिती 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 उद्योग, ब्रैकेट में यह राजकीय, या डैश देकर राबिती उद्योग डैश देकर यह सरकारी नियंत्रण, यह सरकारी नियंत्रण के उद्योग थे, सरकारी नियंत्रण के उद्योग थे। दूसरा है बच्चों गैर राबिती, गैर राबिती ब्रैकेट में निजी उद्योग था, गैर राबिती निजी उद्योग था। हेडिंग दे दीजिए आयात की वस्तुएं। आयात की वस्तुएं, आयात मतलब बाहर से विदेशों से क्या आता था, आयात की वस्तुएं। डैश देकर के लिखिए अरबी घोड़ा, अरबी घोड़ा, दास, स्वर्ण एवं कीमती पत्थर। अरबी घोड़ा, दास, स्वर्ण एवं कीमती पत्थर। नेक्स्ट निर्यात की वस्तुएं, निर्यात की वस्तुएं। देखिए कपास, कपास, सूती वस्त्र, कपास, सूती वस्त्र, मसाले, कपास, सूती वस्त्र, मसाले, नील, नील, अलंकृत, अलंकृत सामग्री, नील कौमा अलंकृत सामग्री एवं जड़ी बूटियां। नील, अलंकृत सामग्री एवं जड़ी बूटियां। हेडिंग दे दीजिए भूमि माप की इकाई, भूमि माप की इकाई, भूमि माप की इकाई डैश देकर बिस्वा का प्रचलन अलाउद्दीन खिलजी ने, बिस्वा का प्रचलन अलाउद्दीन खिलजी ने, तथा तथा गजे सिकंदरी का प्रचलन, तथा गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था। गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था। हेडिंग दे दीजिए सल्तनत कालीन कर व्यवस्था। अगला बच्चों हेडिंग है सल्तनत कालीन कर व्यवस्था। देखिए सल्तनत काल में मुख्य रूप से 4 कर प्रचलन में थे। सल्तनत काल में मुख्य रूप से कुल 4 कर प्रचलन में थे। जजिया का 4 कर प्रचलन में थे। जजिया प्रचलन में थे। डैश देकर के लाइन चेंज करके पहला लिखिएगा जजिया। नोट्स बनाने में बच्चों ना पन्ना मत बचाइएगा, कंजूसी नहीं करना है। लाइन चेंज जजिया डैश देकर के लिखिए गैर मुस्लिमों से, गैर मुस्लिमों से उनकी सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला कर। जजिया गैर मुस्लिमों से उनकी सुरक्षा के बदले में लिया जाने वाला कर। नेक्स्ट जकात, ये यास्मीन बेटा लिख लीजिए ना, फिर मैं अभी बोला था थोड़ी देर पहले ना कि आर्थिक दशा लिख लीजिए, फिर मैं 10 मिनट में समझा दूंगा। तो ये एडवांस में नोट्स बनवा रहा हूं, अभी समझा दूंगा। समझाने में समय निकल जाएगा तो पता चलेगा नोट्स बन ही नहीं पाया। जजिया हो गया, जकात सॉरी सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला कर, फुल स्टॉप। इस कर से महिलाओं, इस कर से महिलाओं, संतों, महिलाओं, संतों, विकलांगों तथा ब्राह्मणों को छूट प्राप्त था। इस कर से महिलाओं, संतों, विकलांगों तथा ब्राह्मणों को छूट प्राप्त था। किंतु फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी, किंतु फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। किंतु फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट जकात, हेडिंग दे दीजिए जकात। लिखिए संपन्न मुस्लिमों से उनकी कुल संपत्ति पर, संपन्न मुस्लिमों से उनकी कुल संपत्ति पर 2.5 2.5% 2.5 2.5% लगाया जाने वाला कर, लगाया जाने वाला कर 2.5% लगाया जाने वाला कर, जो कि गरीब मुस्लिमों के, जो कि गरीब मुस्लिमों के कल्याण में या भलाई में खर्च किया जाता था, जो कि गरीब मुस्लिमों के भलाई के लिए खर्च किया जाता था। नेक्स्ट खराज, खराज जजिया हो गया बेटा, जकात हो गया, खराज। लिखिए यह भू राजस्व कर था। खराज यह भू राजस्व कर था जो कुल उपज का 33%, जो कि कुल उपज का 33% था। तथा अलाउद्दीन खिलजी, तथा अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक ने, तथा अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक ने कुल उपज का 50%, अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने कुल उपज का 50% भू राजस्व कर के रूप में लिया था। कुल उपज का 50% भू राजस्व कर के रूप में लिया था। अंतिम कर लीजिए खुम्स, खुम्स। लिखिए युद्ध विजय के पश्चात, युद्ध विजय के पश्चात सैनिकों के द्वारा, युद्ध विजय के पश्चात सैनिकों के द्वारा लूट के धन पर, लूट के धन पर
लूट के धन पर लगाया जाने वाला कर, लूट के धन पर लगाया जाने वाला कर, फुल स्टॉप। लूट के धन का, लूट के धन का 20% शाही खजाने में, लूट के धन का 20% शाही खजाने में और 80% सैनिक अपने पास रखता था, और 80% सैनिक अपने पास रखता था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने लूट के धन का 80% शाही खजाने में, लूट के धन का 80% शाही खजाने में और मात्र 20% सैनिकों को दिया था, मात्र 20% सैनिकों को दिया था। हेडिंग दे दीजिए बच्चों, सिक्का व्यवस्था, सिक्का व्यवस्था। हेडिंग देना है सिक्का व्यवस्था। पहला पॉइंट, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति, एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति तो दूसरी तरफ कलमा अंकित था, दूसरी तरफ कलमा अंकित था, कलमा अंकित था। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने चांदी का टंका तथा तांबे के जीतल, इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे के जीतल का प्रचलन करवाया, तांबे के जीतल का प्रचलन करवाया। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीनार नामक सोने का सिक्का चलवाया, दीनार नामक सोने का सिक्का चलवाया। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने अर्धा एवं बिख सिक्कों का प्रचलन किया, अर्धा एवं बिख सिक्कों का प्रचलन किया। नेक्स्ट, सल्तनतकालीन तांबे का सिक्का दिरहम था, सल्तनतकालीन तांबे का सिक्का दिरहम था, दिरहम था। हेडिंग दे दीजिए, अंतिम हेडिंग है बेटा, सल्तनतकालीन तकनीकी प्रगति, सल्तनतकालीन तकनीकी प्रगति। लिखिए, सल्तनत काल में सर्वप्रथम कागज का प्रयोग हुआ था, सल्तनत काल में सर्वप्रथम कागज का प्रयोग हुआ था जिसका उल्लेख आमिर खुसरो ने किया है, जिसका उल्लेख आमिर खुसरो ने किया है। नेक्स्ट, ईसामी के ग्रंथ फुतूह, ईसामी के ग्रंथ फुतूह, फरसा वाला फ पे छोटी ऊ की मात्रा, फुतूह डैश उस डैश सलातीन, ईसामी के ग्रंथ फुतूह उस सलातीन में सर्वप्रथम सल्तनत काल में चरखे के प्रयोग का, सर्वप्रथम सल्तनत काल में चरखे के प्रयोग का प्रचलन मिलता है, चरखे के प्रयोग का प्रचलन मिलता है। नेक्स्ट है रहट, जो कि सिंचाई की एक अत्याधुनिक तकनीक थी, रहट जो कि उस समय की सिंचाई की एक अत्याधुनिक तकनीक थी, जिसमें पर्सियन व्हील मतलब चक्का होता है ना, पहिया, जिसमें पर्सियन व्हील तकनीकी का प्रयोग किया गया था। संभवतः इस तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग दिल्ली सल्तनत काल में ही हुआ था, संभवतः इस तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग दिल्ली सल्तनत काल में हुआ था। नेक्स्ट, अगला बेटा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या है, सर्वप्रथम रेशम के कीड़े का प्रयोग, सर्वप्रथम रेशम के कीड़े से रेशम काटने का प्रयोग, से रेशम बनाने का प्रयोग इसी समय काल में हुआ था, प्रयोग इसी काल में हुआ था। नेक्स्ट, प्रथम बार दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग इसी समय हुआ था, प्रथम बार दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग इसी समय हुआ था। ब्रैकेट में चाहें तो चुंबकीय कुतुबनुमा कर सकते हैं, चुंबकीय कुतुबनुमा। अंतिम पॉइंट है बच्चों, समय सूचक यंत्र का प्रयोग भी इसी काल में हुआ था, समय सूचक यंत्र का प्रयोग भी इसी काल में हुआ था। चलिए बेटा कहानी खत्म, 10 से 15 मिनट में समझा देता हूं क्या है। तो सल्तनत कालीन आर्थिक दशा है, इस सल्तनत कालीन आर्थिक दशा में पहला मुद्दा क्या है,
पहला मुद्दा है कृषि की दशा। कृषि की दशा कैसा है भाई? कृषि की दशा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कैसे बहुत अच्छा है? तो भूमि के 3 प्रकार हैं। भूमि के कौन कौन सी भूमि है? तो खालसा भूमि है। इस भूमि को कहते हैं केंद्रीय नियंत्रण की भूमि है। आपने देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने इनाम, वक्फ और मिल्क भूमि को जब्त करके खालसा भूमि में तब्दील करवाया था। दूसरा कौन सा है भाई? दूसरा जो है इक्ता भूमि है। इक्ता भूमि कैसी भूमि है? तो ये जो है प्रांतीय भूमि है। खालसा भूमि, इक्ता भूमि, और तीसरा जो है दान में दी गई भूमि। दान में दी गई भूमि। दान में दी गई भूमि कौन सी थी भाई? इनाम भूमि था, मिल्क भूमि था, वक्फ भूमि था। अब बच्चों अगला क्या है? अगला है कि इन सारे भूमि से जो है भू राजस्व का निर्धारण कैसे होता था। तो अगला मुद्दा है भू राजस्व का निर्धारण। तो भू राजस्व का निर्धारण कुल उपज का कितना था? कुल उपज का 33% था। 33% था। अलाउद्दीन खिलजी ने कितना लिया भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने 50% कर लिया। अब ये जो कर लिया जा रहा था, ये किस आधार पर लिया जा रहा था? तो इसकी 3 प्रणाली थी, 3 व्यवस्था था। कर निर्धारण की 3 व्यवस्था था। पहला कौन सा है? तो पहला जो है, कान खोल लीजिएगा बेटा, जो है पहला जो है बटाई प्रणाली है। कान खोलने का मतलब कल मैंने बताया था ना, कान खोलने का मतलब कान ऐसे ऐसे नहीं करना है, दिमाग को खोल लेना है। ध्यान से सुनिएगा, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। बटाई प्रणाली क्या है भाई? बटाई प्रणाली जो है ये अनुमान आधारित था। अनुमान आधारित था। बटाई प्रणाली में 3 व्यवस्था थी। पहला जो है खेत बटाई, अगला जो है लंक बटाई, और अगला जो है राशि बटाई। खेत बटाई, लंक बटाई और राशि बटाई। खेत बटाई जो है खड़ी फसल के, ध्यान से सुनना है बच्चों, जैसे अभी धान का फसल बोया जा रहा है, मान लीजिए राजस्व अधिकारी जो हैं आपके गांव में आ गए, तो जो खड़ी फसल है, धान की फसल लगी हुई है, उसमें कह दिए कि इधर का 1/3 हमारा हिस्सा है, 2/3 आपका हो गया। तो इसे कौन सी बटाई कहेंगे? खेत बटाई कहेंगे। अब ये व्यवस्था वो करते जा रहे हैं, गांव गांव घूमते जा रहे हैं और ये व्यवस्था करते जा रहे हैं। 2-3 महीना बीत गया या 4 महीना बीत गया, उसके बाद धान की कटाई होने लगा। धान की कटाई के समय जिस गांव में पहुंचे, वहां पे क्या है? धान का गट्ठर बंधा हुआ है। धान का गट्ठर बंधा हुआ है, तो उस व्यवस्था में क्या होता था? 1/3 गट्ठर हमारा है, 2/3 गट्ठर आपका है। इस व्यवस्था को क्या कहते थे? इसे लंक बटाई कहते थे। जब बेटा फसल को काट के उसका गट्ठर बंध गया और गट्ठर में हुआ कि 1/3 राज्य का हिस्सा, 2/3 आपका हिस्सा, तो वो लंक बटाई है। अगला क्या है? अगला जो है राशि बटाई है। जब बेटा फसल से अनाज निकला, मतलब धान से मान लीजिए से पुअरा समझते ना, पुअरा बेटा मतलब जो धान निकल गया, जो बचा उसे पुआल कहते हैं या पुअरा कहते हैं। जो धान है उसे राशि कहा, मतलब अनाज को निकाल लिए या गेहूं से भूसा को हटा लिए, अनाज एक तरफ, भूसा है, तो जो अनाज है उसे आज भी राशि, उस पर देखेंगे गोबर रख दिया जाता है, गाय का गोबर, उसे कहा जाता है ये राशि है। तो राशि बटाई, अनाज अगर निकला हुआ है तो 1/3 अनाज राज्य का, 2/3 आपका। तो ये क्या है भाई? ये अनुमान आधारित है। अगला इसको बटाई प्रणाली कहते हैं। अगला बच्चों कौन सी व्यवस्था है? तो अगला मसाहत पद्धति है। मसाहत पद्धति है। मसाहत पद्धति में क्या था? भूमि माप होता था। भूमि माप में आपने देखा ही भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? बिस्वा प्रणाली लाया था। आज भी आप लोग के यहां भी बिस्वा ही, बीघा से छोटा बेटा बिस्वा होता है। हम लोगों के यहां 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है। आप लोग यहां के यहां कितना होता है बताइए जरा। बिहार में जैसे बिस्वा को कट्ठा कहते हैं, बिहार में बेटा बिस्वा को कट्ठा कहते हैं, तो पश्चिमी बिहार में 1 बीघा में 16 कट्ठा होता है। यहां पर क्या है? यहां पर जो है 20 बिस्वा, हम लोग के यहां यूपी में 20 बिस्वा है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बिस्वा प्रणाली लाया और सिकंदर लोदी ने क्या लाया? सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी लाया, गजे सिकंदरी व्यवस्था लाया। तो चलिए बेटा, ये क्या हो गया? बटाई प्रणाली, मसाहत। दूसरा क्या हो गया? मसाहत प्रणाली। तीसरी व्यवस्था जो है वो कौन सा है? तो तीसरी व्यवस्था मुक्तई प्रणाली है। मुक्तई प्रणाली है।
मुक्ताई प्रणाली का मतलब क्या है? ऐसा कोई जिला है, ऐसा कोई जिला जिसमें कुछ ब्लॉक में कह दिया जाए, कुछ ब्लॉक में ये वाला अनुमान वाला रहेगा, और उस जिला के अंदर जो कुछ ब्लॉक हैं उसमें जो है भूमि माप वाला होगा। तो ये कौन सी व्यवस्था है? मुक्ताई व्यवस्था है। तो ये बेटा समझ में आया कि नहीं आया? भू राजस्व निर्धारण की विधि जो है, खेत बटाई, लंक बटाई, राशि बटाई, ये समझ में आया कि नहीं आया? और ये तो आसान है, मसाहत पद्धति और मुक्ताई पद्धति, ये आसान है। आप लोग की तो अपनी ही कहानी राम कहानी चल रही होती है, आप हमें बताएंगे क्या? समझ में आया बेटा? आइए अब हम लोग कहां पर आते हैं, तो अगला हम लोग आते हैं सल्तनत कालीन उद्योग जो हैं, सल्तनत कालीन उद्योग। दो प्रकार के उद्योग थे। पहला जो है राबिती उद्योग है, राबिती उद्योग, ये सरकार के नियंत्रण, सरकारी नियंत्रण के उद्योग थे। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा जो है गैर राबिती उद्योग है, गैर राबिती उद्योग है। गैर राबिती उद्योग कौन से उद्योग हैं भाई? तो ये जो हैं निजी नियंत्रण के उद्योग हैं, निजी नियंत्रण के उद्योग हैं। आज बच्चों क्या है, आज जो अंतरिक्ष क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र है, रेलवे है, ये सरकारी नियंत्रण में है ना। परमाणु ऊर्जा है, ये सब सरकारी नियंत्रण के हैं। तो उस जमाने में जो युद्ध के साजो सामान के उद्योग हैं, जो शाही महल के बनने वाले सामान हैं, ये सब क्या है? ये सब जो है सरकारी नियंत्रण के उद्योग हैं। निजी नियंत्रण मतलब आप समझ ही रहे हैं। अब अगला मुद्दा आते हैं कि आयात की वस्तुएं क्या हैं और निर्यात की वस्तुएं क्या हैं, आइटम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो आइए देखते हैं आयात की मदें। आयात मतलब जो बाहर से सामान मंगाया जाता है। तो बाहर से जो सामान मंगाया जाता था उसमें सबसे प्रमुख क्या था? सबसे प्रमुख जो है अरबी घोड़े थे। दासों को बाहर से मंगाया जाता था। दास चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे भाई। मलिक याकूत एक अबिसीनियाई दास था, रजिया ने उसे उच्च पद प्रदान किया था, यह पॉइंट आपने लिखा था। इसके साथ साथ कीमती पत्थर जो हैं इसका आयात होता था। अब भाई देखते हैं निर्यात की मदें क्या हैं, क्या क्या देश से बाहर जाता था। तो निर्यात की जो मदें हैं इसमें जो है कपास है, इसमें जो है मसाले हैं, अलंकरण सामग्री है, अलंकरण सामग्री है, नील है। बेटा किसी गफलत में मत रहिएगा। नील विद्रोह, आधुनिक भारत में नील विद्रोह, तो यह मत सोचिएगा कि अंग्रेज या यूरोपीय नील लेकर के आए थे। नील जो है प्राचीन काल में भी बोया जाता था। आगरा के पास एक जगह है बयाना, और लाहौर जो रहता है नील उत्पादन का प्रमुख हो रहता है। बयाना ये आगरा के पास में है, और लाहौर में मध्यकाल में क्या होता था? मध्यकाल में नील की खेती होती थी। चलिए बेटा, तो बाहर से विदेशों से क्या मंगाते थे, देश से क्या बाहर जाता था, ये चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कर व्यवस्था क्या है। कर व्यवस्था क्या है? तो कर व्यवस्था में चार प्रकार का कर आप लोगों ने देखा था। चार प्रकार के कर कौन कौन से थे भाई? तो पहला जो है जजिया कर था। जजिया कर किससे लिया जाता था? गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। गैर मुस्लिमों से बच्चों हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, सबसे लिया जाता था। इस्लामिक राज्य में आप रह रहे हैं तो सुरक्षा के बदले में क्या है? सुरक्षा के बदले में जजिया लिया जा रहा है। जकात किससे लिया जाता था? तो जकात जो था ये एक तरीके से रॉबिन हुड वाला जो होता है ना, अमीर मुस्लिमों से लिया जाता था। अमीर मुस्लिमों से संपत्ति का 2.5%। गरीब और मजलूम जो है, कोई गरीब मान लीजिए मुस्लिम है, उसकी बेटी का विवाह है, या केवल मुस्लिमों से लिया जाता था। अगला बच्चों क्या था? तो अगला कर जो है खराज कर है। खराज कर ये क्या था? ये भू राजस्व कर है। अभी मैंने बताया 33% अमूमन 1/3 लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी 50% लेते हैं। अंतिम जो है कौन सा है? अंतिम खुम्स है। खुम्स का मतलब क्या है? युद्ध में सैनिकों द्वारा लूट का धन। तो लूट का जो माल होता था, सैनिक केवल जीत के लिए लड़े, केवल युद्ध लड़े तो जीतने के लिए लड़े, तो सैलरी तो मिलता था, तनख्वाह तो मिलता था। कहा जाता था जीतोगे तो दुश्मन देश में कत्लेआम करोगे बच्चों। भारत का गहना सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया आज भी हमारे यहां परंपरा है। आज भी बेटा हमारे यहां पे परंपरा है कि हर माँ बाप अपनी बेटी को उसकी शादी में
अपने सामर्थ्य, जो भी उसका सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से बढ़ करके उसको गहने देते हैं। वो गाना दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। हमारे घर की अमानत है, बेटी पैदा, एक माँ जो होती है उसके पैदा होने के साथ ही उसका जो सपना बुनता है। तो ऐसे में बच्चों क्या है, ऐसे में जो है ये हमारे यहां का परंपरा है, दूध है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से वो गहने पहले के जमाने में बैंक में तो होते नहीं थे, कहां होते थे भाई? वो गहने जो थे वो कच्ची मिट्टी के दीवारों में होते थे। जीतते थे तो क्या है भाई, जब युद्ध जीतते थे तो कत्लेआम होता था, कच्ची मिट्टी के घरों को गिरा दिया जाता था, गिरा करके जो गहने, हर घर से गहना मिलता था क्योंकि बैंक में रखा नहीं जाता था। तो उस तरीके से लूट के धन का 20% जो है खजाने में जमा होता था, 80% सैनिक अपने पास रखता था। क्या बेटा बफरिंग हो रहा है क्या? हमारे सामने तो ठीक चल रहा है। अब हके सर्ब क्या है? तो हके सर्ब जो है सिंचाई कर था, सिंचाई कर था, जिसे किसने लगाया था? जिसे फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। चलिए, तो कर व्यवस्था भी बेटा सही हो गया। अब क्या है? अब जो है सिक्का व्यवस्था है। सिक्का व्यवस्था, सिक्का व्यवस्था में स्वर्ण सिक्का क्या कहलाता था? स्वर्ण सिक्का जो था वो दीनार था। किसने प्रचलन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इल्तुतमिश ने क्या किया था? इल्तुतमिश ने चांदी का टंका, चांदी का टंका और तांबे के जीतल का प्रचलन किया था। फिरोज शाह तुगलक जो रहते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने अर्धा एवं बिख सिक्कों का प्रचलन किया था। जो बेटा मोहम्मद गौरी रहते हैं, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर क्या रहता है? गौरी के सिक्कों पर मैंने लिखवाया जो है, गौरी के सिक्के जो हैं, एक तरफ क्या है, एक तरफ जो है देवी लक्ष्मी की आकृति है, देवी गॉडेस लक्ष्मी जो है वो है, दूसरी तरफ जो है कलमा अंकित है। इसी कड़ी में बहलोल लोदी है, बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के चलाए थे, बहलोली सिक्के जो हैं वो चलाए थे। तकनीकी प्रगति बेटा मैंने लिखवा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। तकनीकी प्रगति में दिशा सूचक यंत्र जो है इसी समय हुआ, समय सूचक यंत्र इसी समय हुआ, सिंचाई की रहट प्रणाली साकिया तकनीकी का प्रचलन इसी समय हुआ। इसके अलावा कागज का भारतीय इतिहास में पहली बार प्रयोग सल्तनत काल में हुआ, अमीर खुसरो ने बताया। चरखे का प्रयोग, तो अगर कोई डाउट है तो आप फटाफट पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास